प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में एमबीओ में सबसे अच्छी बात ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसका फुल फॉर्म है, एंड इट इज गिवन बाय पीटर ड्रकर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट किया जाता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के हेल्प से, यानी दोनों ही मैनेजमेंट पक्ष के टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कुछ लोग, और जो एम्प्लॉयज हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कुछ लोग, दोनों इकट्ठा होते हैं और एक ईयर का समझ लो कि शॉर्ट टर्म गोल्स या मिड टर्म गोल्स अपने लिए क्या करते हैं, क्योंकि टॉप जो है लेवल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म गोल्स है, स्ट्रैटेजी वो तो वो लोग डेवलप करते हैं, लेकिन दिस टीम ये एक ग्रुप बना दिया था। सपोज करो कि कुछ लोग फैकल्टीज से हो जाए और कुछ लोग तुम्हें ले ले, और हम दोनों मिल करके हमें कोई प्रोजेक्ट पे टुगेदर काम करना है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो सिर्फ एम्प्लॉइज यानी सिर्फ स्टूडेंट्स का ग्रुप रहेगा तो वो स्टूडेंट्स ग्रुप हो जाएगा, राइट। उसमें हो सकता है किसी किसी चीज की कमी हो और कोई चीज बहुत अच्छा कर ले वो लोग। तो करना क्या होता है इस ऑफिशियल सेटअप में या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, क्या किया जाता है कि एम्प्लॉयज के एंड मैनेजमेंट के दोनों का एक ग्रुप इकट्ठा बनाया जाता है। वो दोनों ग्रुप अपने अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइम और जो भी उनका लॉन्ग टर्म गोल है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक गोल सेट करते हैं कि हमारा ग्रुप क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उस जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा गोल सेट है उसको अचीव करने में, यानी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एजेंडा है या गोल है उसको अचीव करने के लिए हम क्या काम करेंगे। ठीक है, तो आप अपना गोल सेट करिएगा, राइट, गोल सेट करिएगा। Yes, sir. तो ये जो ग्रुप है इसमें मैनेजमेंट एम्प्लॉयज दोनों मिलकर के अपना ऑब्जेक्टिव यानी गोल जो उनको करना है वो पहले लक्ष्य निर्धारित करती है दोनों मिल करके। ठीक है, अदरवाइज अभी तक क्या होता था कि ये गोल सेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट अकेले करती थी, राइट। अभी क्या है, एम्प्लॉयज भी इसमें शामिल है। जब वो कोई भी गोल निर्धारित करती है तो एम्प्लॉयज को भी इसमें शामिल करती है, ताकि वो उनका भी नजरिया, उनका भी, उनके एस्पेक्ट से क्या डिफिकल्टी हो सकती है, कहाँ पे क्या कठिनाई आएगी या फिर क्या चीज आसानी से किया जा सकता है, इस चीजों को भी देख सके। इसीलिए दोनों मिलकर के गोल सेट करते हैं। आपको अकेले छोड़ दे कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए और आपको 2-3 फैकल्टी का असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, तो विच प्रोजेक्ट विल बी बेटर, क्योंकि उस दोनों में क्या है, एक में तो काम करने के लिए फ्रेश एनर्जी जो चाहिए वो आपके तरफ से है, और जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो मैच्योरिटी चाहिए वो आपको आपके फैकल्टीज प्रोवाइड करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा से काम कर पाएगा ना वो ग्रुप। समझ में आया? सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एक मैच्योरिटी होना चाहिए, जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के इंक्लूजन से आता है, और एम्प्लॉयज है जो एक्चुअली फ्लोर लेवल पे क्या डिफिकल्टी होती है वो डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कौन सा काम आसानी से हो सकता है ये डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए वो एक गोल सेट करते हैं, ये ग्रुप टुगेदर एक पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो उनको परफॉर्म करना है वो ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद मैंने कहा था कि हर एम्प्लॉयज का भी अपना एक पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। कहीं पे भी कोई काम कर रहा है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपका एक ही, आपका अपना भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का इससे रेप्यूटेशन बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। हमारे बच्चे अच्छा करते हैं, अच्छी जगह प्लेस्ड होते हैं, यही तो हमारा स्ट्रेंथ है ना, राइट। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है, लेकिन आपका अपना भी तो ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। आपको भी तो अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, आपको भी तो अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रूम करना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है, राइट। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अचीव होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल यानी कॉलेज के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन किया जाता है। अलाइन मतलब जैसे जैसे हम काम प्रोसेस करते जाएंगे एंड जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अप्रोच करते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे हर एक एम्प्लॉइज का भी अपना जो इंडिविजुअल गोल होगा वहां पे भी उसको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वहां पे भी वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। समझ में आया? यानी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉइज के ग्रोथ अलाइंड होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, एक डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? तो ये और इंडिविजुअल गोल को फिर सेट किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल गोल का क्या क्या गोल है और वो इस काम को करते करते अपने इंडिविजुअल गोल को कैसे अचीव कर सकता है। यहां तक तो गोल सेटिंग की बात हो गई। अब जो नाम, जिस बेसिस पे नाम रखा गया है इस प्रोसेस का, उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या होता है, दोनों मिलकर अब काम करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन दे स्टार्ट working together there will lot of
थिंग्स में भी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले, कभी कुछ रह जाए काम करने में, कुछ छूट रहा है, तो वो अपने परफॉर्मेंस को हर एक लेवल पे इवेलुएट भी करते रहते हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि सीधा अंत में काम का वो करेंगे इवेलुएशन और हमने कितना अचीव किया और क्या रह गया वो देखेंगे। बीच में प्रोसेस को परफॉर्म करते के दौरान भी बीच बीच में they used to check their performance, they used to check their where if they have deviated somewhere, then at which point they deviated, कहाँ पे क्या रह गया, कहाँ पे वो अपने पाथ से कुछ डेविएट कर गए, अलग रास्ता पकड़ लिया था और जिसको ठीक करने की जरूरत है। वो काम करते के साथ साथ वो अपना परफॉर्मेंस भी इवेलुएट करते रहते हैं, ठीक है। एंड देन जो फीडबैक होता है, जो आपस में हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने देखा नहीं अरे तुमने ये काम अच्छा किया लेकिन ये काम यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ये काम रह गया, ठीक है। जब टीम वर्क करती है तो टीम में सारे मेंबर है, सबका परफॉर्मेंस प्लस माइनस हो सकता है, 19-20 हो सकता है, तो किसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, कौन ठीक चल रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये सब वो फीडबैक के थ्रू करते रहते हैं अपने ग्रुप में। एंड देन फाइनली जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, यानी कि व्हेन वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, देन फाइनली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, वो अप्रेजल ये होता है कि अगर हमने जो गोल निर्धारित किया था उसका कितना % अचीव हुआ। अगर आपने 90%, 80%, 85% इस तरह से अचीव कर लिया तो वो एक अच्छा माना जाता है, अच्छा रिजल्ट माना जाता है, क्योंकि ठीक है 100% एक्सपेक्टेशन नहीं होता है किसी को, क्योंकि बहुत कुछ सिचुएशन पे भी बेस्ड होता है ना, लॉट ऑफ थिंग इज कॉन्टिंजेंट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो फ्यूचर के सिनेरियो पे या सिचुएशन पे डिपेंड करता है, फ्यूचर एनवायरनमेंट कंडीशन कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने 80, 85%, 90%, 75% तक अचीव कर लिया है, इसका मतलब है कि इस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है। और एक काम खत्म होने के बाद दिस ग्रुप विल सेट अनदर ऑब्जेक्टिव, हायर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव, वो फिर वो काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये रह गया, मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव सेट किया लेकिन वो परफॉर्म नहीं हो पाया, 50%, 60% तक ही रहा, दैट मीन्स नाउ अ मेजर डेविएशन हो गया, इस काम को दोबारा करना पड़ेगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा डेविएशन होता है, 40% का, 50% का डेविएशन। तो अब क्या करेंगे, वापस से गोल सेट करेगी ये ग्रुप। अब ये ग्रुप हो सकता है एज इट इज रहे, हो सकता है इस ग्रुप में कुछ लोगों को बदल दिया जाए, ठीक है ना, चेंज कर दिया जाए, कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट को चेंज कर दिया जाए, कुछ एम्प्लॉय को चेंज कर दिया जाए, जस्ट टू टेक इट कि अब कहीं दूसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा अच्छा काम कर जाए, राइट। तो अगर ग्रुप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेती है एक गोल को, तो फिर वो अपने लिए दूसरा गोल, दूसरा ऑब्जेक्टिव निर्धारित करती है और फिर उसको प्रोसेस शुरू कर देती है काम करने का। और अगर रह जाता है ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा पीछे रह जाता, अचीव नहीं हो पाता है, देन व्हाट हैपेंड, then maybe the employer combination will be changed। कभी जिसका भी परफॉर्मेंस थोड़ा लो रहता है उसको दूसरे किसी ग्रुप में डाल करके, जो लोअर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे होते हैं उसमें ट्रांसफर करके किसी दूसरे कॉम्बिनेशन से इसको यूज किया जाता है और फिर काम होता है। यानी यहाँ पे मेजर जो आपको पॉइंट करने की चीज है वो ये है कि यहाँ पे मेजर पार्टिसिपेशन अलाउ किया जाता है एम्प्लॉइज को भी डिसीजन मेकिंग में और गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में। अब क्लियर हुआ एमबीओ? यस मैम। यस मैम। आप इसी तरह लिख दीजिएगा, या इसी तरह हर एक, अब कुछ पढ़ो मत, ये सारे जो वो डायग्राम है ना उसको याद रखो, डायग्राम बना देना थोड़ा सलीके से अपने एग्जाम में, एंड देन हर पॉइंट को इसी तरह डेविएट को डिस्क्राइब करो जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, हर पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं ना, ठीक है। अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लानिंग। ओके, और कुछ पूछना है किसी को पीछे के किसी क्लास से? नो मैम। ठीक है, ओके, बस अनम्यूट कर लो अगर कुछ नहीं पूछना तो, अगर कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो प्लानिंग का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। व्हेनेवर यू थिंक अबाउट एनी ऑब्जेक्टिव, आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव तय करिए अपने लिए। कोई बच्चा बोलो कि क्या आप सोच सकते हो एज एन ऑब्जेक्टिव, कुछ भी, मतलब मैं अभी बहुत बड़े या बहुत हाई फाई ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ। एक महीना में 5-6 करोड़ रुपया हो जाए अर्निंग, ठीक है। मैंने अभी बोला कुछ भी ऑब्जेक्टिव बताओ, यू हैव सेट अ वेरी
हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव तुमने बोला ना 1 महीने में 5-6 करोड़ रुपया कमाना, ये एक तरह से क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। ये होगा जब तुम उसको अचीव करने के लिए अभी से कोशिश करना शुरू करोगे। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास कोई मैजिक वांड जिसको तुम घुमाओगे और 1 महीना में 5 करोड़ आ जाएगा। उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा। एंड सच दीज थिंग्स विल बी फुलफिल्ड। बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, अपने लाइफ में करते हैं, लेकिन वो आज का एजेंडा सेट करते हैं उस 5 साल बाद, 10 साल बाद उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए। समझ में आया धर्मेंद्र? धर्मजीत मैम। धर्मजीत समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब मैंने कहा था आपको कि आप कोई सिंपल ऑब्जेक्टिव मुझे बताइए। आपने तो बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव मुझे बता दिया। अच्छा प्लेसमेंट। अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट, चलो ठीक है, ये सब रिलेट कर सकते हैं इससे कि एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए एट द एंड ऑफ द बीबीएम। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, राइट? अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको कोई पूछेगा कि तुम्हारा रणनीति क्या है, ठीक है ना? ये हम मैच जीत जाए तो स्ट्रैटेजी बनाती है इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, वेस्ट इंडीज की टीम, पाकिस्तान की टीम बनाती है ना कुछ। देखते हो आप लोग सारे आकर के कोच और जो ब्रेक मिलता है उसमें कैप्टन और सारे प्लेयर्स मिलकर के अपना कुछ तय करते हैं कि ऐसे करना है इस बार, को बीच बीच में भी करते रहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो विश्वास और भी जो स्टूडेंट है इस क्लास के, वो ऐसे नहीं मिलेगा अगर आप क्लास में अटेंटिव नहीं रहेंगे तो जो असाइनमेंट दिए जाएंगे वो नहीं परफॉर्म करेंगे। अगर आप सारे चीजों को आज से कंट्रोल करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ द बीबीएम यू हैव टू गेट अ बेटर प्लेसमेंट, राइट? उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, राइट? तो ऑब्जेक्टिव तो दूर है, अभी सेट ही किया है ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसके लिए प्लानिंग तो शुरू कर दिया। तो ये प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर यू कैन इंश्योर कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज टू बी डन, देन how it is to be done, then when it is to be done and by whom it is to be done। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है अपना कैरियर सेट करने का, अच्छा जॉब पाने का, तो ये तुम्ही को करना पड़ेगा। ये कोई और कर सकता है तुम्हारे बदले में मैं पद दूं, हो जाएगा, तुम्हें क्या रिप्लेसमेंट मिल जाएगी अच्छे से? नहीं होगा, राइट? लेकिन अब ये काम तो आपको खुद करना। हाँ, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आपके फैकल्टीज, आपको आपके बैचमेट्स, आपको आपके पेरेंट्स, आपको आपके भाई बहन फ्रेंड्स सपोर्ट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बाय गिविंग यू, जैसे आपको बुक्स क्या रिकमेंडेड होना चाहिए ये आप पूछ सकते हैं उनसे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये पूछ सकते हैं, आपने ये कैसे किया ये पूछ करके आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। समझ में आ रहा? तो अदर कैन हेल्प यू, लेकिन जो आपका इंडिविजुअल गोल है उसको अचीव करने के लिए तो आपको इंडिविजुअल ही मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में या टीम में अगर टीम ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें क्या होता है, हर एक टीम मेंबर को कुछ ना कुछ टास्क असाइन किया जाता है और सबको की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मिलकर के उस काम को परफॉर्म करे, तभी वो ऑब्जेक्टिव सेट हो सकता है। तो अभी जो हमने जो ऑब्जेक्टिव लो वो बहुत इंडिविजुअल है और हमको खुद ही परफॉर्म करना है। तो बाय होम का आंसर मिल गया, विश्वास को पढ़ना पड़ेगा अभी से अच्छे से, राइट? सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अपने पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा हम किस तरह के लोगों से बातचीत करें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे संगति में रहते हैं उसका असर हम पे होता है। तो यू हैव टू चूज एवरीथिंग वेरी वाइजली बिकॉज यू हैव अ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव जो आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो ग्रोथ अपने हर चीज में लाना पड़ेगा, हर एस्पेक्ट में चेंज लाना पड़ेगा। व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, अभी से करना है। समझ में आया? एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से एक दिन पहले कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको वो अचीव करना है तो आपका काम अभी से शुरू होता है, राइट? व्हेन इट इज टू बी डन। समझ में आया? कैसे करना है अब तुम बताओ, कैसे करना है, कौन से बुक से पढ़ना है, किससे हेल्प लेनी है, कोचिंग करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी करना है, ऑनलाइन क्लासेस करने हैं, कैसे करना, हाउ इट इज टू बी डन, ठीक है ना? ये आपको तय करना है। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर प्लानिंग। अगर आप आंसर कर लेते हो इन सारे चीज का तो आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। यू आर रेडी विद योर प्लान ऑफ एक्शन कि मैं ये करूंगा तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, राइट? रेस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब फॉलो करेगा तुम्हारे प्लान को, है ना? यस मैम।
प्लान रहेगा तो आप उस हिसाब से रेस्ट ऑफ द जो फंक्शंस है उसके बारे में सोच पाएंगे, राइट। तो ये सब कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करता है। अगर प्लानिंग आपका अच्छा है, मतलब अगर आपने अच्छे से प्लान किया अपने काम को, तो आपका जो इवेंट है या आपका जो गोल है या जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। प्लानिंग को करते समय ही आपने कुछ थोड़ा कोताही बरत दी, ठीक है ना, अच्छे से देखा नहीं, टाइम के बारे में सोचा नहीं, रिसोर्सेस के बारे में सोचा नहीं, तो क्या हो जाएगा, आप अगर बहुत ज्यादा मतलब रियलिस्टिक अगर आपका प्लान नहीं बन पाता है तो यू विल फेल इन अकम्प्लिशिंग योर ऑब्जेक्टिव। इसीलिए प्लानिंग बहुत एहतियात से बनाया जाता है, या वो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हो, या वो ऑब्जेक्टिव प्लान हो, या वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, किसी भी तरह की प्लानिंग है। प्लानिंग करते समय आदमी हर चीज देख लेता है, सोच लेता है, फिर उस एक एक रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए बनाता है, ताकि वो ज्यादा चांसेस हो कि वो फाइनली जब हम खत्म करें अपने काम को तो हम जो सोचकर शुरू किए थे वो हमारा अचीव हो जाए। डेविएशन एक्सेप्टेबल 5-10%, राइट? यस मैम। ठीक है, चलो अब कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। यहां तक तो मैंने आपको प्लानिंग का नेचर सॉर्ट ऑफ बताया है, नेचर हम फिर बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला डेफिनेशन है नूज एंड ओडोनियल ने, कूंज एंड ओडोनियल ने दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी कि काम करने से पहले एडवांस में सोच लेना, ठीक है ना। क्या क्या सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और कौन कौन इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, राइट। और ये एग्जैक्टली क्या है, तो ब्रिज है, ये किस चीज को कनेक्ट करने का ब्रिज है। तो अभी विश्वास एक स्टूडेंट है बीबीएम क्लास का, राइट। और 3 साल के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री he wanted to be the employee of a good employer, right? एक अच्छे एम्प्लॉयर का, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है। तो वो अभी जहां है और फ्यूचर में जहां होना चाहता है, उसके लिए उसने अगर प्लानिंग कर ली तो ये प्लान क्या है, एक पुल की तरह काम करता है जो उसको यहां से वहां पहुंचने में मदद करता है, राइट। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सेकेंड एक और है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, इट आल्सो इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट तो मतलब है, मालूम है आपको, प्रेडिक्शंस। अच्छा अभी भविष्यवाणी। हाँ, भविष्यवाणी, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी साइंटिफिक थ्योरी में देखा था कि द थिंग्स वुड बी बेस्ड ऑन गेस वर्क, ठीक है ना, या फिर प्रेडिक्शंस। ये कैसा प्रेडिक्शंस की बात करता है? नाउ आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। फोरकास्ट मतलब ऐसे नहीं जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि अभी अगले 2012 में, सुना था ना हमने 2000, तुम लोगों ने नहीं सुना होगा बेबी। यस मैम, 2012 में दुनिया अंत हो जाएगा। करेक्ट, तुमने भी सुना था, ठीक है। मैं समझती हूँ कि तुम लोग उस टाइम पता नहीं किस उम्र के रहे होंगे तो याद नहीं होगा तुम लोग को, तो आप लोगों ने सुना था, ठीक है ना? फिल्म देखा था। ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने फिल्म देखी थी, इसका मतलब है कि आपने सुना था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगा, पर हुआ नहीं, चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है उसी। और ये हम भी जानते हैं क्योंकि हम प्लैनेट के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं कि खत्म तो होना ही है और सब कुछ खत्म होगा, लेकिन 2012 में नहीं खत्म हुआ। दैट मीन्स मैं ये बोलूं कि फोरकास्ट जो होता है दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक बेसिस, फैक्ट्स, फिगर्स, इस पे बेस्ड होता है। कोई भी फकीर आकर के, योगी आकर के, कोई भी पीर आकर के हमें बता दे कि ये हो जाएगा अगले दिन में, 4 साल के बाद आप करोड़पति हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपका घर बढ़ जाएगा पैसे से, तो ऐसा हो जाएगा क्या? इस तरह का फोरकास्टिंग नहीं। कैसा डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट? जो फैक्ट्स, फिगर्स, सिनेरियो, सिचुएशन, एनवायरमेंट, टेक्निकल चेंजेज, पॉलिटिकल चेंजेज, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फोरकास्ट किया जाता है, वैसे फोरकास्टिंग को डेवलप करना प्लानिंग का एक पार्ट है। समझ में आया? यानी कि और मैम मैं बताता या जो बोल रहा होता है कि मतलब कि आपका मतलब घर सोना से भर जाए या बहुत अमीर हो जाओगे, उसका खुद का घर कभी नहीं होता। अच्छा ठीक है, अभी इस पर नहीं जाएंगे ज्यादा हम। हाँ, हेलो हेलो, ओके, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ मैम। चलो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अब बस वो एक एग्जाम्पल था कि किस तरह का फॉरकास्ट नहीं होता है मैनेजमेंट में, क्या होना चाहिए प्लानिंग में। अगर आप फॉरकास्ट डेवलप करो तो किस तरह का फॉरकास्टिंग होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, अभी तीसरा ब्रांचेज, हमारे ऑलरेडी 4 ब्रांचेज है लेकिन 2 ब्रांचेज अभी बंद चल रहा है और हम 2 जगह चला रहे हैं। मान लो कि चारों ब्रांचेज
काम में आ गया, ठीक है ना, फंक्शन में आ गया, और जितने आप लोग स्टूडेंट का स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा आने वाले अपकमिंग ईयर्स में सिमिज कॉलेज में। एक हम फॉरकास्टिंग करके चलते हैं, ठीक है ना, सिंस वी आर ग्रोइंग, सिंस स्टूडेंट्स आर टर्निंग अप एंड सिंस कोविड इज मे बी कि अब इसका टाइम खत्म हो जाए तो और अच्छे से हो पाएगा। तो मान लो ये चारों ब्रांचेज या फिर और नया 4 ब्रांच खोलना पड़े सर को, इतना ज्यादा एडमिशन हो जाए तो अब क्या है कि आपको ये एक एक्सपेक्टेशन है कि हम 2-3 कोर्स और ऐड कर देंगे और हो जाएगा ना, अगर 3-4 अलग अलग कोर्सेज और ऐड हो जाएंगे तो एडमिशन बढ़ जाएगा, एडमिशन बढ़ जाएगा। मान लो ये फोरकास्ट है आपका कि हमारा 5 साल में हम ये और कोर्स ऐड करने वाले हैं अपने कॉलेज में, तो उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सिंस वी आर गोइंग टू ऐड 3 more degrees in our college, we have to increase the number of faculties, हमको और फैकल्टीज हायर करने पड़ेंगे, ठीक है, हमको और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आप कर रहे हैं ना, मैन पावर डेवलपमेंट करें कितना, तो हमको इस समय तक और 10 एम्प्लॉय चाहिए होंगे और 15 एम्प्लॉय चाहिए होंगे और 3 बिल्डिंग एक्स्ट्रा चाहिए होगा और ये जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिजिकल इक्विपमेंट, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स को और प्रोक्योर करना, वो सब करेंगे। तो सबसे पहले फॉरकास्ट करेंगे ना कि किस बेसिस पे हम ये मैन पावर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, राइट, किस बेसिस पे, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन प्लान है, हमारा ग्रोथ का प्लान है, हमारा विस्तार करने का, बिजनेस को एक्सटेंड करने का प्लान है। तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा कि कितना ग्रोथ हम करने वाले हैं, कितने नए ब्रांचेज हम खोलने वाले हैं। व्हेन यू आर फाइनलाइज्ड कि हमको 4 ब्रांचेज या 2 ब्रांचेज और खोलने हैं, उसके बेसिस पर आपका फर्दर प्लानिंग होगा, किस चीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैन पावर, रिक्रूटमेंट का और भी बहुत सारी चीजों का, राइट, फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड होगा उन सब चीजों पे। समझ में आया? तो फॉरकास्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस एक्सपेंशन से या जो भी आपका डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, आप वो फॉरकास्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अब आपने फॉरकास्ट कर लिया कि मुझे ग्रोथ करना है, मुझे 2 ब्रांचेज और बढ़ानी है सिमिज के, तो अब आपका ऑब्जेक्टिव्स किस किस सब्जेक्ट को ऐड करना है, कहाँ पे वो ब्रांचेज बढ़ानी है, पटना में ही या किसी और क्षेत्र में, बिहार के किसी और क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, है ना। अमेठी अभी देखो सब जगह है ना, बिहार में भी है, बिहार के बाहर भी है। तो ऐसे ही ग्रोथ करते हैं ना, धीरे धीरे सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ग्रोथ करते हैं। तो मान लो कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम बिहार में ही अलग अलग किसी जगह पे करेंगे, पटना में ही करेंगे, तो यू हैव टू फिक्स योर ऑब्जेक्टिव्स। आपको मैंने स्मार्ट बताया था, ये ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अब उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज, यानी कि हमारा रूल्स क्या रहेगा, कौन कौन से चीजों को हम फॉलो करके वहां तक जाएंगे। फॉलो करना जरूरी है रूल्स को, नहीं तो क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा, नहीं तो इनडिसिप्लिन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे, और जब झगड़े, इनडिसिप्लिन ये बढ़ते हैं तो कोई भी गोल जो होता है वो अचीवेबल नहीं रह जाता, सब चीज दूर हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादातर एनर्जी जो है अपना वो प्रोडक्टिविटी में नहीं खर्चा करके किस चीज में, झगड़ों को करने में और झगड़ों को निपटाने में खर्चा कर रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए पॉलिसीज गाइड्स द बिहेवियर ऑफ एवरीबॉडी, राइट, क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, क्या डिसिप्लिन एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, ये एक ब्रॉड पॉलिसीज के थ्रू डिफाइन होता है, कंट्रोल होता है। प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स का मतलब होता है क्या क्या करेंगे आप और किस तरीके से करेंगे आप, राइट। प्रोसीजर मतलब मेथड और प्रोग्राम्स मतलब स्टेप्स, कैसे करेंगे। शेड्यूल्स, क्या टाइम रहेगा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कितना टाइम देना चाहते हो और कितना पैसा खर्चा करेंगे। समझ में आया? ये सब चीज जब करेंगे तो वो एक अच्छे प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। काम शुरू कर दो, देखा जाएगा, अंतिम में पैसा नहीं है, बीच में जहां था वहीं पे काम रुक गया, है ना। जितना पैसा इन्वेस्ट किया धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। समझ में आया? मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमें घर बनाना है, ठीक है, हम पहले बजट अपना देखते हैं ना कि हमारा कितना खर्चा होगा। 20-22 लाख हम खर्चा कर पाएंगे, 25 लाख खर्चा कर पाएंगे, 50 लाख खर्चा कर पाएंगे, 1 करोड़ खर्चा कर पाएंगे, वॉट एवर आवर बजट इज। हम उसके हिसाब से अपना फाउंडेशन डालते हैं, अपना स्ट्रक्चर जो नक्शा बनवाते हैं अपने घर का कि मेरा ये बजट है, इसमें बन जाना। ठीक है, मुझे मालूम है अगर 50 लाख का बजट तय किया है तो बनते बनते 60-65 पहुंच जाएगा। हो सकता है उस टाइम तक हम 10-15 लाख और जोड़ भी ले, राइट। लेकिन अगर 50 लाख का बजट है और हमने घर ही बनाया, सोच कर कह रहे बना दो, 10 रूम को जरूरत है, हम 10 रूम का घर बनाएंगे, ठीक है, यानी आपका प्लिंथ और लिंटर होते होते आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। अब आप इतने पैसे तो नहीं आ जाएंगे ना 1 करोड़ आपको,
राइट, अगर आपके पास नहीं है इतना बजट, क्योंकि आपने अपना बजट जो डिसाइड किया तो उससे डबल आपका बजट भाग रहा है। डबल भागने का मतलब है कि बजट डिसाइड करते समय आपने ध्यान नहीं दिया था इस चीज को। अगर थोड़ा बहुत मैम बोल दिया कि 50 का 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, लेकिन अगर 50 का 1 करोड़ होता है, 2 करोड़ होता है, यानी कि आपने कुछ सोचा नहीं था बजट बताते समय, और क्या हुआ, तो आपका आधा काम हो करके रुक गया और धीरे धीरे वो भी जितना ईटा जोड़ा था वो भी गिर जाता है। होता है ना बहुत जगह ऐसा। तो प्लानिंग गलत होती है, रिसोर्सेज को नहीं ध्यान में रख करके जो प्लान की जाती है वो प्लान का यही हाल होता है, जितना आपने टाइम, एनर्जी, पैसा जो भी इन्वेस्ट किया वो भी आपका बाद में बेकार हो जाता है, क्योंकि आपका प्लान फेल हो जाता है। आपने प्लान सही तरीके से नहीं किया था, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म में आके कर लिया था। एंथुसियाज्म मतलब बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गए थे कि नहीं हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम सब हो जाएगा, नहीं हुआ। राइट, क्योंकि प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रैक्टिकल जो भी कंडीशन है उस के बेसिस पर आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए या आपका काम का प्लानिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी अंधेरे में तीर लगाया और चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये साइंटिफिक तरीका नहीं है काम को करने का। नेक्स्ट, उर्विक, इसने भी प्लानिंग को डिफाइन किया। दो प्लानिंग के डेफिनेशन से आपको अब आइडिया हो गया होगा कि प्लान क्यों इंपॉर्टेंट होता है और क्यों प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तीसरा देख लो, दिस इज अ मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू डू थिंग्स इन एन ऑर्डरली वे। क्या है प्लानिंग? कुछ नहीं है। प्लानिंग आप जरूरी नहीं कहीं लिख के ही करे, कहीं नक्शा खींच के ही करे, कहीं बना के ही करे। ये सब तो हम इसलिए कर लेते ताकि हम देख ले एक बार उसको पलट के। अदरवाइज प्लानिंग एक मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है। काम को करने से पहले मानसिक रूप से आप उस काम को करने के लिए प्रिपेयर होते हैं ताकि वो काम आपका सिस्टमेटिक वे में हो सके। ये जो आप अपने दिमाग में एक खाका बनाते हैं कि मैं ये करूंगा, ये मेरा एक्शन रहेगा, मैं इस तरीके से इस काम को एग्जीक्यूट करके खत्म करूंगा, वही प्रीडिस्पोजिशन क्या है? प्लानिंग है। यानी काम होने से पहले जो आपने अपने दिमाग में एक क्रिएट किया है आइडिया या एक ब्लूप्रिंट, वो आपका प्लानिंग है, जिसके हेल्प से आप काम को ऑर्डरली वे में खत्म कर सकते हैं। और ये कब किया जाता है? तो काम शुरू करने से पहले किया जाता है, काम करने के बीच में नहीं किया जाता। काम शुरू कर दिया और तब सोच रहे हैं, तब प्लानिंग कर रहे हैं, फिर ये नहीं होगा। ठीक है ना, काम करने से पहले प्लान करते हैं, तब हम काम करना शुरू करते हैं। बीच बीच में प्लानिंग नहीं चलता है। बीच बीच में प्लानिंग चलता है, उस प्लानिंग को हम बोलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान में, अभी मैं वहीं पे छोड़ती हूँ। आप बीच में छोटे छोटे प्लान बनाते हो, क्यों? ताकि आपका बड़ा प्लान एग्जीक्यूट हो सके। राइट, लेकिन वो छोटे छोटे प्लान उस प्लान का हिस्सा होता है, बड़ा प्लान तो आप पहले कर लिए रहते हो ना। ठीक है, तो बीच में कुछ प्लान्स बनते हैं जैसे कॉन्टिंजेंट प्लान्स, जैसे कि अभी वो सब अंदर में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बोलती हूँ, मान लो ए और बी दो प्लान लेके हम चलते हैं। यूपीएससी का तैयारी करने वाला अधिकांश स्टूडेंट एक प्लान बी भी लेके चलता है, क्योंकि यूपीएससी कोई ऐसा वैसा एग्जाम है नहीं। ठीक है ना, लाखों लोग बैठते हैं इसके एग्जाम में और सिर्फ कुछ लोगों को इसमें सफलता मिलती है। ऐसा नहीं होती कि जिनको सफलता नहीं मिलती वो बेवकूफ होते हैं, वो भी पढ़ने में अच्छे होते हैं, बस वो 1 नंबर से 2 नंबर से 10 नंबर से चूक जाते हैं। राइट, होता है ना ऐसा भी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो लाखों लोग बैठने वाले हैं वो लाखों बेकार है, सिर्फ वही 100 लोग परफेक्ट है जो उस चीज को क्रैक कर पाते हैं। लेकिन हर एक लोग, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो संभावनाएं है वो थोड़ी लिमिटेड है इसमें, इस एग्जाम में, तो एक प्लान भी लेके चलते हैं। यानी ठीक है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो हम लॉ कर लेते हैं, नहीं तो हम सीएस का फाइनल लेवल का एग्जाम दे देते हैं, नहीं तो हम कुछ और भी कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक प्लान भी होना जरूरी है कि अगर आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। ठीक है ना, कहीं भी लड़ाई में भी, युद्ध में भी एक प्लान ऑफ एक्शन लेके जाया जाता है, लेकिन देखा जाता है जब हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन फेल हो रहा है तो आदमी दूसरे प्लान पे स्विच कर जाता है ना। तो ये सब मिड में बनाए जाते हैं, काम करने के बीच में बनते हैं, लेकिन दीज प्लान्स आर टैक्टिकल प्लान्स, दीज आर नॉट एक्चुअली बेसिक प्लान्स। ये उस प्लान का हिस्सा होता है कि अगर ये काम नहीं किया तो हम इस तरीके से इस काम को करेंगे। समझ में आया? बट प्लान को काम शुरू करने से पहले ही क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। एंड इसको कैसे बनाया जाता है? तो अभी मैंने कहा था फॉरकास्ट। तो ये फॉरकास्ट कैसा होता है? किस गेस वर्क नहीं होता है। दीज फॉरकास्ट या ये जो हम एक्शंस ले रहेंगे, काम करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन इन द लाइट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर हम ये फॉरकास्ट करते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि आगे जाके हम कैसा करेंगे। गेस वर्क के बेसिस पे नहीं होता है। समझ में आया? ये थर्ड डेफिनेशन समझ में आया?
चलो ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे